इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त तो चला है झारखंड की खबरों का। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने दिवंगत पिता देशोम गुरु शिबू सोरेन की आत्मा की शांति के लिए लगातार पारंपरिक पूजा पाठ कर रहे हैं और श्रद्धा कर्म में जुटे हुए हैं। श्रद्धा कर्म के 8वें दिन भी मुख्यमंत्री ने अपने परिजनों के साथ पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार विधिपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। पैतृक गांव में पूजा पाठ का माहौल बना हुआ है। वहां आम से लेकर खास लोग का तांता लगा हुआ है। शिबू सोरेन का 4 अगस्त को दिल्ली में निधन हो गया था, जिसके बाद पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। मुख्यमंत्री का यह भावनात्मक संपन्न उनके पिता के प्रगति, गहरी श्रद्धा और पारंपरिक परंपराओं के सम्मान को दर्शाता है। हेमंत सोरेन ने श्रद्धा काम जो है वो किया है, जिसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। खबर जमशेदपुर से है, जहां नशे के खिलाफ और सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें सड़क को नशा से दूर करने के लिए और संकल्प जो है वो लिया गया। वही संस्था के सचिव रीता पात्रो ने कहा कि नशे के खिलाफ और सड़क सुरक्षा को लेकर सुंदरतक क्षेत्र में आज लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाने के नाम जो है इसमें किया गया, ताकि लोग नशे से दूर रहें। वहीं समाज के युवा मुख्य धारा में भटक कर कोई गलत रास्ते पर न आए। साथ ही सड़क सुरक्षा को लेकर भी जागरूकता अभियान चलाया गया। वहीं आपको बता दें कि सुंदरनगर थाना प्रभारी अजीत मुंडा ने कहा कि हाल ही में हम लोगों को नशे से दूर रहना है, तभी जाकर हम समाज स्वच्छ कर पाएंगे। इसके अलावा सड़क सुरक्षा को लेकर भी जागरूकता किया गया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव मंगलवार को रांची पहुंचे, जहां रांची पहुंचकर एयरपोर्ट पर सरकार के मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं एयरपोर्ट से सीधे वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पैतृक आवास निमरा पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री से मिलकर मुख्यमंत्री के पिता शोक में शामिल हुए। एयरपोर्ट पर उन्होंने बीजेपी पर जमकर बरसे और हाल ही में दोनों में विपक्ष पार्टियों द्वारा वोट की हो रही चोरी फेरी में उन्होंने कहा है कि बीजेपी को जब लगता है कि उनकी पोल खुल रही है तो वो ध्यान भटकाने के लिए डिवाइड एंड रूल का काम करते हैं और यहाँ पदाधिकारी उन्हें अंग्रेजी से ले रहे हैं। अखिलेश यादव ने रांची पहुंचकर सरकार पर जमला हमला किया। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा काम है साजिश करना, षड्यंत्र करना, और जब बुनियादी सवालों के जवाब उनके पास नहीं है तो चुनाव में किस तरीके से षड्यंत्र करें, चुनाव में कैसे हेराफेरी करें। अगर एसआईआर की बात थी तो ये 1 साल पहले भी लाई जा सकती थी, प्रदेश में समय भी मिल सकता था, लेकिन जानबूझ करके जब उन्हें पता है कि बिहार की जनता उनके खिलाफ, तो एसआईआर के बहाने ये बड़े पैमाने पर वोट काटना चाहते हैं। और जो आज एफिडेविट मांग रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी से, समाजवादी पार्टी ने लगभग 2 साल पहले 18,000 वोट ऐसे जो डिलीट किए गए थे, जो 2019 में वोट जिन्होंने डाला था, 2022 के जब चुनाव में गए तो वो डिलीट रहे, उसकी हमने एफिडेविट के साथ जानकारी दी और शिकायत की। अभी भी एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। अगर एक भी जिलाधिकारी या वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी तो किसी भी नागरिक का वोट नहीं काटा जाएगा। ये हकमारी तो करते ही थे, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हकमारी तो करते ही हैं, लेकिन अब मतमारी भी कर रहे हैं। जो मतदान का अधिकार है उसको भी छीनना चाहते हैं लोग। भारतीय जनता पार्टी पे जब अपनी उपलब्धियां खत्म हो जाती हैं तो उनका वो सोची समझी जो रणनीति है जो अंग्रेजों से ली है उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी की पूरी विचारधारा अंग्रेजों से दी गई है। डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैलाना, अगर हम हक की बात करें तो हिंदू मुसलमान को आगे कर देना। ये जिस तरह का काम हुआ है फतेहपुर में, सरकार को उन दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जितने लोग वीडियो विजुअल्स में दिखाई दे रहे हैं उन सबको जेल भेजना चाहिए, और अगर जिलाधिकारी और पुलिस विभाग वहां का नहीं भेज रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए कि वो अधिकारी रहने लायक नहीं है, उन्हीं के कारण वो घटना हुई है। मंगलवार को जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अवैध खनन और परिवहन के विरुद्ध प्रशासन द्वारा
संगन चलाया और अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत 2 अलग अलग स्थानों में अवैध रूप से बालू ले जा रहे ट्रैक्टर और ट्रॉलियों को जब्त किया गया और संबंधित थानों में प्राथमिकता दर्ज कराई गई। पेट्राव थाना क्षेत्र में ओबरा फैलने क्रॉसिंग के पास मुख्य पथ पर अवैध लागू जो वाहन था उसको ट्रैक्टर को पकड़ा गया, जिसे जब्त कर थाने की सुपुर्द किया गया। इसी तहत सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के जेपी 4 कार्यालय के पास एक और ट्रैक्टर बालू लेते हुए पकड़ा गया है, जिसे भी जब्त करने के बाद थाने को सौंपा गया। कार्रवाई में खान निरीक्षण सीताराम टूडू और स्थानीय पुलिस बल ने सक्रिय भूमिका निभाई। जिला खनन पदाधिकारी रवि सिंह ने कहा कि ऐसे अभियान भविष्य में भी लगातार चलते रहेंगे ताकि अवैध खनन पर अंकुश लगाया जा सके। बोकारो की हम आपको खबर बता रहे थे, जहां पर अवैध खनन के खिलाफ छापेमारी जो है वो सरकार ने की है और 2 ट्रैक्टरों को जब्त किया। तो राज्य में इंटर्न डॉक्टर्स का गुस्सा जो है वो फूट रहा है। डॉक्टरों का आरोप है कि उन्हें 7वें पे सैलरी पर साइन कराया जा रहा है, लेकिन सैलरी 6th पे के हिसाब से दी जा रही है, जो न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि उनके साथ धोखा भी हो रहा है। दिल्ली एम्स के तर्ज पर वेतनमान की मांग कर रहे इंटर्न्स डॉक्टर्स का कहना है कि पिछले 8 वर्षों से वे लगातार स्वास्थ्य विभाग से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि मंत्री से लेकर आला अधिकारियों तक सभी को ज्ञापन सौंपा जा चुका है, लेकिन हर बार केवल जीबी मीटिंग में प्रस्ताव लाने की बात की जाती है और टाल दिया जाता है। अब इन इंटर्न्स डॉक्टर्स ने आंदोलन की चेतावनी दी है और साफ कर दिया है कि अगर जल्द कोई निर्णय नहीं लिया गया तो वे सड़क पर उतरेंगे। तो ये मामला हम आपको बता रहे हैं, रिम्स इंटर्न्स जो हैं, रिम्स अस्पताल के जो इंटर्न डॉक्टर्स हैं, उनका जो है अब सब्र जो है फूट चला है। उनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए हमसे साइन जो है वो तो 7वें पे के हिसाब से कराया जा रहा है, लेकिन जो सैलरी है वो 6th पे के हिसाब से यहाँ दी जा रही है। फिर से आपको बता दें कि देखिए किस तरीके से एम्स के तर्ज पर जो वेतन को लेकर है लगातार यहाँ पर इंटर्न्स मांग कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली में एम्स जो है वहाँ जिस तरीके से 7th पे दिया जाता है वैसे ही अब हम लोगों को भी दिया जाए। सैलरी है तुम लोग का, तो एम्स के पास हम लोग भेजे हैं लेटर, वहाँ से रिप्लाई आएगा। और दूसरा बात, जीवी का मीटिंग होगा तभी तुम लोग का सैलरी बढ़ेगा। 5 साल से 5 बैच गया है, सबको सेम रिप्लाई दिया गया है। हम लोग भी गए, हम लोग भी एक बात दिया गया। अब जीवी कब होगा पता नहीं, एम्स से लेटर का रिप्लाई कब होगा एम्स दिल्ली से भी पता नहीं है। यानी कि हम लोगों को कुछ श्योरिटी नहीं मिल रहा कि सैलरी कब बढ़ेगा। हम लोगों ने बहुत बार दौड़ा हर जगह पे, नेपाल हाउस में, ACS सर के पास, कितना मिलता है, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं सबके पास, लेकिन सब लोगों ने बस यही बोला कि वी आर वेटिंग फॉर द सैलरी फ्रॉम एम्स, सैलरी स्लिप फ्रॉम एम्स एंड फॉर द जीबी मीटिंग। ना एम्स का सैलरी स्लिप कुछ पता है, ना जीबी मीटिंग कुछ पता है। ठीक है, तो हम लोग टोटली ये है। और ऊपर से हम लोग का जो सैलरी स्लिप बढ़ा है, फिल कराया है, उसमें लिखा है 7th पे, बढ़ दे रहा है 6th पे। आखिरी 5 साल में सबका सैलरी बढ़ा, बस इंटर्न को छोड़ के। इस बार 2018 में जो एम्स में 7th पे के हिसाब से 30,070 मिल रहा था, और यहाँ पे अभी थोड़ा एम्स में थोड़ा दिन में 8th पे मिलने लग गया, यहाँ 6th पे मिल रहा है। इसलिए तो चपरासी सब इतना ताव में रहता है, इंटर्न सबको धमका वमका देता ही कर देता है। और यहाँ पे जैसे सिस्टम, पूरा ही सिस्टम यहाँ लापरवाह है। यहाँ स्वास्थ्य मंत्रालय से लेके रिम्स के निदेशक, यही निदेशक नहीं, इससे पहले जितने भी निदेशक रहे, 3-4 निदेशक निकल गए हैं हम, और सैलरी उतने का 6th पे ही रहा है। और यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्रालय बोलता है कि जीबी में पैसा बढ़ेगा। जीबी क्या होता है? यहाँ पे 8th पे आने वाला तुम जीबी कर रहा है। यहाँ पे आपका नर्स का सैलरी ऐसे बिना जीबी का 10 से 25 हज़ार कर दिया, होमगार्ड का 17 से 34 हज़ार कर दिया, प्रोफेसर सीनियर रेसिडेंट JR1 JR2 सबको मिल रहा है 7th पे के हिसाब से, और हम लोग को साइन करवा रहा है 7th पे, दे रहा है 6th पे। यही दिक्कत है हम लोग का। और डिमांड यही है कि इमीडिएट एकदम आपातकालीन मीटिंग में बैठाया जाए स्वास्थ्य मंत्रालय, और जितना जीबी जो भी है डेट दिया जाए। हर बार यही बोला जाता है कि जीबी का मीटिंग और जीबी का डेट मांग रहे हैं हम लोग स्वास्थ्य मंत्री से कि कब होगा, डेट दीजिए। और ये जितना भी है कि 19 बैच का जो एरियर है वो भी, उसका भी जल्दी से जल्दी निकलवाइए कि एरियर मिले। और 20 बैच का 30,070 है सैलरी, उतना ही मिलना चाहिए। हम लोग सैलरी बढ़वा नहीं रहे। झारखंड में आदिवासियों के सबसे बड़े त्यौहार कर्मा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं केंद्रीय सरना समिति के प्रेस वार्ता कर बताया कि कर्मा पूजन महोत्सव 2025 को धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया है। वहीं प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद किरकी ने कहा कि कर्मा पर्व सरना रूढ़िवासी परंपरा संस्कृति मनाने वाले आदिवासियों को सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। वहीं इस त्यौहार को लेकर हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। वहीं कर्म त्यौहार 3 सितंबर 2025 भादो एकादशी शुक्ल पक्ष पर शुरू होगा। वहीं 5 सितंबर 2025 तृतीय विजयसन कार्यक्रम में समाप्त हो जाएगा।
साथ ही करम त्यौहार को धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाने के लिए राज्य सरकार से कई मांगे भी जो है उन्होंने रखी हैं, जिसमें प्रत्येक अखाड़े की साफ सफाई, सुरक्षा व्यवस्था, अन्य मांग शामिल है। कर्म त्योहार जो है उसकी शुरुआत को लेकर किस तरीके से आदिवासियों में एक खुशी की लहर जो है वो देखने को मिल रही है और पवित्र पर्व जो है उनका माना जाता है, वहीं हर्षोल्लास के साथ जो है इस त्योहार को मनाने की बात की जाती है। तो देखिए, आपको फिर से बताते चलें कि कर्मा त्योहार को लेकर जो है राज्य सरकार से कई सारी मांगे इन्होंने रखी हैं और खासतौर पर कहा है कि देखिए साफ सफाई जो है उसको बनाया जाए और जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी यहाँ पर चाक चौबंद करने की बात की गई है। प्रेस वार्ता करके उन्होंने कई सारी अपनी मांगे रखी हैं और हर्षोल्लास के साथ किस तरीके से इस त्योहार को मनाया जा सकता है ये भी उन्होंने साफ तौर पर बताया। तो फिर से एक बार आपको बता दें कि देखिए 3 सितंबर से लेकर 5 सितंबर जो है ये त्योहार को मनाया जाएगा, जिसके बाद अब जो है आदिवासियों का सबसे बड़ा त्योहार करम त्योहार मनाया जाना है और रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को जो मानता है, जल जंगल जमीन का जो पूजा करता है, पहाड़ पर्वत का जो आराधना करता है, ऐसे लोगों का महान त्योहार प्राकृतिक पर्व करम आगामी 3 सितंबर 2025 भादों की एकादशी में शुक्ल पक्ष के दिन उपवास होगी और 8 बजे रात में जो है पूजा होगी, करम डाली की पूजा होगी और 4 सितंबर 2025 शुक्ल पक्ष द्वितीया वो परना का कार्यक्रम होगा और 5 सितंबर भादो तृतीया के दिन जो है करम डाली का विसर्जन होगा। आज इसी को लेकर के हम लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। साथ में हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि करम पूजा को धूमधाम और हर्षोल्लास और शांतिपूर्वक मनाने के लिए शहरों में विधि व्यवस्था दुरुस्त करें, हर अखाड़ा में जो है साफ सफाई कराया जाए और पूरे शहर का भी जो है साफ सफाई कराया जाए, आकर्षक विद्युत सज्जा हो, हर अखाड़े में पानी का टैंकर, शौचालय का व्यवस्था हो, प्रत्येक थाना क्षेत्र में शांति समिति का बैठक कराई जाए और जो शराब की दुकानें हैं करम के दिन में शराब दुकान बंद की जाए। खबर जामताड़ा से है, जहां सावन के अंतिम सोमवार पर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया गया। वहीं इस मौके पर ग्रामीण श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ का जलार्पण और पूजा अर्चना किया। वहीं जलार्पण के पश्चात प्रसाद की भी व्यवस्था की गई थी। वहीं मौके पर पुजारी सुमित बनर्जी और दीपक बनर्जी ने वैदिक मंत्रोच्चारण कर विधि विधान से पूजा की। साथ ही जलार्पण के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ भी लगी रही। वहीं आपको बता दें कि मौके पर ग्रामीणों के अलावा दक्षिण टोला पूजा कमेटी के अध्यक्ष तापस चटर्जी भी उपस्थित रहे। ग्राम में जो दोनों शिव मंदिर है, श्रावण महीने के पुण्य तिथि पर हम लोग बंगाली का जो आज श्रावण महीने का अंतिम सोमवार है, इस अंतिम सोमवार के शुभ पावन अवसर पर हम सब ग्रामीणों मिलकर, टोला के सब मिलकर जितने भी श्रद्धालु यहाँ दोनों शिव मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए आए हैं, सभी श्रद्धालु के लिए हम लोग यहाँ प्रसाद का व्यवस्था किया है। धाल भूमड़गढ़ के हनुमान वाटिका मंदिर में हुई चोरी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। शिकायतकर्ता विप्लव निवासी नरसिंहगढ़ के पुलिस को लिखित आवेदन में बताया था कि 19 और 20 जुलाई की रात अज्ञात चोर मंदिर में पीतल की 4 थाली, 1 लोटा, 1 दिया, 1 छोटी चांदी और मुख्य द्वार पर टंगी बड़ी घंटी चुरा कर ले गए। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए जमशेदपुर के जवाहर नगर बागम सही के अमरान को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से चोरी के प्रख्यात काली एक्टिवा स्कूटी बरामद की गई है। चोरी का सामान मांगनो डोई घुटी की महिला सोनी कुमारी साव ने खरीदा था, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया और हेराफेर मामले में अब उसे बिल्ला की तलाश में जुटी हुई। वहाँ पे एक चोरी की दुर्घटना कारित की गई थी, तो उसमें हम लोग को सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त हुआ था। उसमें 2 लड़के दिख रहे थे कि वो आते हैं और स्कूटी साइड पे लगा के मंदिर के अंदर प्रवेश करके घंटी और वहाँ पे रख के बर्तन वगैरह जो भी पूजा के रहते हैं उनको चुरा के वहाँ से चले जाते हैं। तो उसी क्रम में हम लोगों ने दबिश देना शुरू किया था। हम लोगों ने उसमें जो भी टेक्निकल एविडेंसेस मिले थे, जो फॉल्टन किया था, उन सब चीज़ों के माध्यम से
करते करते उन लोग से हम लोग के लोगों की पहचान कराई और हम लोगों को एक लड़का जो उसमें इन्वॉल्व था उसके बारे में पता लगा। तो कल इसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया और इसका एक और साथी है जो कि अभी फरार है फिलहाल। इन लोगों ने जो सामान लिया था उसको जा करके एक शॉप है आपकी, वहाँ पे जाके लोगों ने बेचा था। तो उसी में हम लोगों को एक लड़की भी पकड़ में आई, जिस लड़की के माध्यम से इन लोगों को ये बर्तन और घंटी के एवज में कुछ पैसे दिए गए थे। लगभग 4-4.5 हज़ार रुपए इस लड़की ने इन लोगों को दिए थे और इनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। तो इसमें एक अच्छी उपलब्धि है क्योंकि ये मंदिर में घटना की चोरी की घटनाएं काफी शहर में बढ़ गई थी। तो हम लोग अभी इन लोग को रिमांड पे लेंगे और ये भी देखेंगे कि अभी जो शहर में और चोरियां हुई है मंदिर में, कहीं इसमें भी तो इन लोग का इन्वॉल्वमेंट है। दिनांक 5 अगस्त 2025 को आपको ज्ञात होगा रवि यादव नाम के युवक को परसूडी में गोली मारकर घायल कर दिया गया था। यह घटना करीब शाम 5:40-5:45 की है। तो इसके उद्भेदन के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एक टीम बनाई गई थी जिसको लीड डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर तौकीर आलमगीर है और उसमें अहम भूमिका परसूडी थाना प्रभारी अविनाश की है। इसमें कुछ अपडेट्स आपको हमें देने थे। बेसिकली इसमें हमने काफ़ी त्वरित कार्रवाई करते हुए जमशेदपुर पुलिस में करीब 4 राज्यों में रेड किए थे और हर जगह से हमें कुछ लीड्स मिले थे, जिसके बेसिस पे हमने टोटल 3 अरेस्टिंग अभी की है। इसमें एक का नाम है समीर कुमार सिंह उर्फ पांडू जो कि प्राथमिकी अभियुक्त है इसमें। दूसरा है संजय वर्मा उर्फ संजू वर्मा और तीसरा है विवेक शाह और ये दोनों परसूडी के हैं। समीर पांडू बागपेड़ा का रहने वाला है। घटनाक्रम के बारे में आपको ये बता दें कि रवि यादव का कुछ लड़कों से पिछले 1 साल में लड़ाई झगड़ा हुआ है। काफ़ी सारे मारपीट के भी केसेस हुए। टोटल उसके आपराधिक इतिहास में 8 केसेस हैं, जिसमें हमने ये देखा था कि इन सभी लड़कों ने फिर एक प्लान बनाया, प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर प्लान करके इसके ऊपर फायरिंग की गई थी, जहाँ से हमें काफ़ी सारे खोखे भी बरामद हुए। अब इसमें 2 ग्रुप को आप मान सकते हैं इसमें एक्टिव थे। पहला ग्रुप था जो रेकी में था जिसमें 2 लड़के थे, जो 2 लड़कों को हमने अरेस्ट कर लिया। जो दूसरा ग्रुप था उसमें 5 से 6 लोग थे, जिसमें से एक को हमने पकड़ लिया और बाकी के ऊपर भी हमारे लीड्स है। हमारी रेड्स अभी चल रही है, स्मॉल अरेस्टिंग अभी होने वाली है। इसमें जो स्कूटी यूज़ किया गया था फायरिंग के दौरान उसको हमने बरामद कर दिया है और जो सैमसंग कंपनी का एंड्रॉयड मोबाइल था जिसको रेकी के दौरान यूज़ किया गया था, रेकी से जो फाइनल कॉल गया था कि रवि यादव इस स्थान पे मौजूद है, उस मोबाइल को भी हमने बरामद कर लिया गया। इन सबका अपराध स्वीकारोक्ति बयान भी हमने ले लिया है। पुलिस इसमें भी और कार्रवाई कर रही है, इसमें भी और अरेस्टिंग्स होने वाले हैं इसमें, बट इसके पहले ही हमने आपको ये प्राथमिक इन्फॉर्मेशन दी है। बाकी खबर लातेहार से है, जहां 15 अगस्त की तैयारियां जोरों पर हैं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में शहर के से लेकर गांव तक देशभक्ति की लहर जो है वो दौड़ रही है। इसी क्रम में लातेहार के सीआरपीएफ 11वीं बटालियन के कमांडेंट के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में जवानों के हाथों में तिरंगा लिए देशभक्ति गीतों की धुन पर पैदल मार्च किया। तिरंगा यात्रा शहर के साथ साथ गाँव में भी निकाली गई, जिसमें आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जवानों का भव्य स्वागत किया। रैली के दौरान रास्ते भर में लोगों ने पुष्प वर्षा और नारों के साथ जवानों का उत्साहवर्धन किया। सीआरपीएफ कमांडेंट ने बताया कि आज़ादी के 78वें वर्षगांठ को लेकर यह तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि हर घर तिरंगा फहराएं और इस राष्ट्र पर्व को गर्व के साथ मनाएं। गांव से लेकर शहर तक देशभक्त का उत्साह जो है वो अपने चरम पर देखा गया। ये तिरंगा वैसे भी हिंदुस्तान की बहुत बड़ी पहचान है, हमारा राष्ट्रीय तिरंगा है। इसके बलिदान को, इसके महत्व को ना भूलें, इसलिए एक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हम तो प्रत्यक्ष रूप से इसके प्रहरी हैं, साथ में हम आम जनता को भी ये भारत सरकार की तरफ से या फ़ौज की तरफ संदेश है कि तिरंगा हमेशा ऊंचा रहना चाहिए, इसके सम्मान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। कुछ दिन बाद 15 अगस्त भी है, तो लोगों को जागरूक करने के लिए अपने घर में तिरंगा फहराएं और उसके सम्मान के साथ जब शाम हो जाती है तो उसके सम्मान के साथ, आदर के साथ उसको वापस उतार लें। अगर नहीं उतार सकते हैं और परमानेंट चाहते हैं कि उनकी बिल्डिंग पे लहराता रहे, उसके लिए पर्याप्त रोशनी की सुविधा होनी चाहिए। तिरंगा हमेशा रोशनी में रहे, यह संदेश था। इसी के लिए हमने तिरंगा ये रैली का आयोजन किया था। आपने जोश देख, रास्ते में जो दुकान वाले हैं, राहगीर हैं, सब ने एक आदर सत्कार इसको दिया है। और हम आपके ज़रिए जो भी आपके जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं लोग, उनसे यही रिक्वेस्ट है, यही एक आग्रह है कि तिरंगे का सम्मान करें। तिरंगा हमारा
राष्ट्रीय गर्व है। जय हिंद। खबर बोकारो से है, जहां सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के सतनपुर में एक महिला झोला छाप डॉक्टर की हैवानियत सामने आई। इलाज कराए गए गोविंद बौरी पर पाउडर डॉक्टर पंकज कुमार ने बताया कि 200 रुपये की मांग को लेकर विवाद में कैंची से हमला कर दिया। जख्मी गोविंद खून से लथपथ हालत में किसी तरह थाने पहुंचा, जहां उसे सदर अस्पताल भेजा गया। गोविंद के अनुसार आर्थिक तंगी के कारण उसने कुछ समय से पैसे देने की बात कही थी, लेकिन डॉक्टर ने जाति सूचक गालियां दी, उसे अचानक कैंची से वार कर दिया। पीठ, छाती और चेहरे पर गंभीर जख्मी हुए हैं और पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया और पूछताछ की जा रही है। तो बोकारो का आपको पूरा मामला बता रहे थे, जहां झोला छाप डॉक्टर ने मरीज पर किया हमला और पैसे से विवाद को लेकर डॉक्टर ने कैंची से किया वार। खरसावा से खबर है, जहां सराय काले खां और खरसावा मुख्य मार्ग पर स्थित एक गांव में दवा डिस्ट्रीब्यूटर पर दुकान की चोरी करने का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं देखने को मिल सकता है कि आग के वायरल रूप में एकदम से दुकान में रखे लाखों रुपए, दवाइयां, फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक सामान, कुल फ्रिज और टीवी समेत अब कुल जाकर राख हो गई। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार युवक दवाओं के आग लगने से जोरदार धमाका हुआ, जिससे दुकान की छत जो है वो गिर गई। मेरा नाम बलराम दास है। मैं मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और पिछले 5 साल से मेरा मेडिसिन का काम कर रहे हैं। मेरा ऑफिस था और एमआर लाइन में मैं मेरा मेडिसिन लाइन में 15 साल का अनुभव है। और कल हम लोग सुबह राखी मनाने के लिए हम लोग परिवार के साथ में घर गए थे। हम टाटा गए थे, मेरी वाइफ घाटशिला गई थी और हमको आज सुबह 6 बजे सूचना मिला कि मेरे घर में हादसा हो गया है। हम आए 8 साढ़े 8 बजे के आसपास में, तो पता चला कि शॉर्ट सर्किट का कारण के मेरा आग लग गया है और जिसमें मेरा बहुत सारा नुकसान हो गया। और मेडिसिन दुकान, मेडिसिन कितना रुपया का करीब? मेरा नुकसान करीब 20 से 22 लाख रुपया का नुकसान हो गया मेरा। रांची नगर निगम ने हाईकोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए डंपिंग यार्ड बनाया। आपको बता दें कि मामला क्या है। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने 2 दिनों के अंतराल में डंपिंग यार्ड को हटाने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ। इसको लेकर इलाके में लोगों का प्रदर्शन जारी है। आपको बता दें कि इस इलाके में स्कूल, कॉलेज, हाईकोर्ट और अस्पताल बने हुए हैं। वहीं इसी के साथ इलाके में कई धार्मिक स्थल भी हैं, मगर यहाँ गंदगी और बदबू का अंबार है। को यहाँ से हटाना होगा। से बना है, यहाँ के लोग भारी पॉल्यूशन की वजह से परेशान हैं। दूसरा चीज़ है कि आप बगल में देख रहे होंगे तालाब, यहाँ छठ पूजा होता है। यहाँ मंदिर है जहाँ पर ऐतिहासिक जगन्नाथपुर की मंदिर है। यहाँ पारस हॉस्पिटल है, बगल में मैदान है जहाँ लोग टहलते हैं, खेलते हैं। पोल्यूशन फ्री जगह इस जगह होना चाहिए था, जहाँ डंपिंग यार्ड बना के यहाँ पर पोल्यूशन फैलाया जा रहा है। फिलहाल के लिए झारखंड की खबरों में इतना ही। जल्द होंगे हाजिर, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।